नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात सुपर सीरीज एपिसोड की और आज का एपिसोड वाकई बड़ा खुलासा है। आखिर तक देखिएगा, बस यही गुजारिश है। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री की जिन्हें सुपर परफॉर्मर कहते हैं, जिन्होंने वाकई बड़े अच्छे काम किए, उनके प्रोजेक्ट्स की, उनके कामों की सब तारीफ करते हैं और क्रिटिकल असेसमेंट में उनका जो रिमार्क है वो एक्सीलेंट है। लेकिन जहां हर कोई तारीफ उनकी करता है, प्रधानमंत्री मोदी उनकी प्रतिभा तो स्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं करते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी की। और नितिन गडकरी तमाम कारणों से आजकल चर्चा में है। ऐसी चर्चा जिसका जिक्र करने से गोदी मीडिया कतराती है, घबराती है। आज वही चर्चा बड़े विस्तार से मैं करने जा रहा हूं। आखिर तक देखिएगा ये सुपर एपिसोड। अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आजकल चर्चा है कि मोदी जी धीरे धीरे नितिन गडकरी को साइडलाइन कर रहे हैं। उनके मंत्रालय कम किए गए, कई बड़ी सरकारी कमेटियों से उनको बाहर कर दिया गया है और कई अहम फैसलों में, सरकार के अहम फैसलों में इस सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर की सहमति नहीं ली जाती है। और दूसरी तरफ कुछ जानकारों का ये सोचना है कि देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है, आर्थिक मंदी, महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, कम उत्पादन, कम होते एक्सपोर्ट्स निर्यात, बढ़ते इंपोर्ट, ये जो हालत है, आर्थिक व्यवस्था जहां चरमरा रही है, अगर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी गडकरी जी को अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर लाएं और फिनेंस मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, रेलवेज, एक्सपोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इस तरह की जिम्मेदारियां उनको दे, तो लोगों का मानना है कि ये जो देश की जो आर्थिक गाड़ी है, जिसकी रफ्तार कम हो रही है, पटरी से उतरती हुई दिख रही है, ये आर्थिक गाड़ी ना सिर्फ पटरी पर वापस आ सकती है बल्कि एशिया में चीन और कोरिया को प्रतिस्पर्धा दे सकती है, चुनौती दे सकती है। अब दोस्तों, अगर आप पार्लियामेंट में सीनियर लीडर से बात करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या फिर देश के जाने माने संपादक हों, बिजनेस अखबारों के एडिटर्स हों, एक चीज़ ये ज़रूर स्वीकार करेंगे कि गडकरी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, दक्षता है उनके पास, एक बिजनेस सेंस है, एक फिनेंस का एक विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विजन है। और इसीलिए लोग कहते हैं, जो जानकार हैं, कि जहां मोदी जी के पास अमित शाह जैसा एक कलयुग का चाणक्य है जो चुनाव जिताने की मशीन है, एक के बाद एक मुश्किल चुनाव जिता देता है, उसी तरह से अगर आर्थिक मोर्चे पर, उत्पादन के मोर्चे पर, एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर अगर गडकरी को जिम्मेदारी दी जाए तो देश कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन हकीकत क्या है कि उपयोगी गडकरी को ताकत देने की जगह मोदी जी गडकरी के पर कतर रहे। अब मोदी जी की जो भी अप्रोच हो गडकरी को लेकर, लेकिन गडकरी की जो सोच है वो ऐसा लगता है कि चीन की तर्ज पर है। और चीन की तर्ज पर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर, आधार पर एक ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, हैवी इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री, और उसके बाद शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, कॉमर्स में कुछ पॉलिसीज ऐसी करी जाए। इस तरह वो एक, आप कह सकते हैं कि जो गडकरी का रोड मैप है वो कहीं ना कहीं चीन को टक्कर
टक्कर देने वाला रोड मैप है। और एक बार जरा ये वीडियो देखते हैं, छोटा सा वीडियो देखते हैं कि गडकरी ने पिछले कुछ सालों में देश के लिए क्या काम किए, और फिर मोदी और गडकरी, जी हाँ, मोदी वर्सेस गडकरी पर बात करते हैं। अब दोस्तों, अगर एक नज़र नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हम देखते हैं, तो अगर अमित शाह को निकाल दें, अमित शाह को बाहर कर दें, क्योंकि अमित शाह की जो असली उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो चुनाव जीतने की है, इसलिए मैं उनके मंत्रालय को बहुत असेस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप राजनाथ सिंह, जिसको ऑफिशियली नंबर 2 कहा जाता है पार्लियामेंट में, संसद में, उनके पास रक्षा का पोर्टफोलियो है, मंत्रालय, लेकिन आपने देखा कि क्या हाल है रक्षा का, चीन सर पे खड़ा हुआ है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर आप निर्मला सीतारमण को देखें, वित्त मंत्री, तो मुझे लगता है बात करना ही बेकार है। जो अर्थव्यवस्था है, जो महंगाई है, कहीं ना कहीं उसके घेरे में निर्मला सीतारमण है। अगर हम बात एक और बड़े मंत्रालय की करें, जयशंकर की, जो विदेश मंत्री हैं, तो चाहे वो सार्क नेशन हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, या फिर चीन के साथ रिश्ते हों, या फिर ये यूक्रेन रशिया की जो टसल है, या फिर यूरोप और यूएस के साथ, जो बाइडेन के साथ जो रिश्ते हैं, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इन तीनों की। अब दोस्तों, अगर आप इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखें, जो कद्दावर मिनिस्टर्स हैं, अगर इनकी आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं, संतोषजनक नहीं, लेकिन इनकी अहमियत इनके प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर आप गडकरी को देखें तो काबिलियत दिखती है, परफॉर्मेंस दिखती है, लेकिन अहमियत नहीं। और लगातार उनके मंत्रालय कम किए जा रहे हैं। अगर आप एक नज़र देखें तो 2014 में जब नितिन गडकरी मंत्री बने थे, शपथ ली थी, तब उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज था, उनके पास रूरल डेवलपमेंट था, पंचायती राज था, उनके पास शिपिंग था, और यहाँ तक कि जल संसाधन, जी हाँ, उमा भारती से लेकर जल संसाधन उनको दिया गया। ढेरों मंत्रालय गडकरी के पास थे और हर जगह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, एक छाप छोड़ी। लेकिन साहब 2019 आते आते कई मंत्रालय उनसे छीन लिए गए, परफॉर्मेंस के बावजूद, काबिलियत के बावजूद, सीनियरिटी के बावजूद। और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज बचा, और साथ में उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, ये एक डिपार्टमेंट एमएसएमई का दिया गया। और बाद में एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय भी उनसे छीन लिया गया, और अब गडकरी के पास सिर्फ एक मंत्रालय बचा है। अब नितिन गडकरी जैसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ क्या क्या हुआ, कई खुलासे मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जरा इन दोनों नेताओं में कंपैरिजन कर लें, इनके एक्सपीरियंस पर, इनके एज पर, इनकी परफॉर्मेंस पर। अगर आप एज देखेंगे, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर बीजेपी ने जो नॉर्म्स, पैरामीटर्स बनाए हैं 75 साल के नीचे के, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है 60 के बाद। नितिन गडकरी इत्तेफाक से यंग हैं, वो मोदी से उम्र में छोटे हैं, और तकरीबन 7 साल छोटे हैं। मोदी 71 साल के हैं, वो 64 ईयर्स के हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस देखें जो काउंट करता है, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस देखें, तो 1995 में 1995 में गडकरी मिनिस्टर हो गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, महाराज जैसी बड़ी सरकार में, और उनका लोहा आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने माना। जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, फ्लाईओवर्स क्रिएट किए, ओवर ब्रिजेस और हाईवेज क्रिएट किए महाराष्ट्र में, उनका जो एक्सपीरियंस है गडकरी का 27 साल का है। और अगर मोदी जी का अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो वो 2001 में वो सीधे मुख्यमंत्री बने, और आप कह सकते हैं अब तक 21 साल का एक्सपीरियंस, 21 ईयर्स, 27 ईयर, तो उम्र में 7 साल छोटे और अनुभव में 6 साल पड़े। वैसे अनुभव में अगर आप पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखें तो 1990 से ही गडकरी सत्ता में आ चुके थे। लेकिन एक बड़ी चीज़ 2013 में जब
नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा अंतर था गडकरी और नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री थे और गडकरी एक बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। नरेंद्र मोदी उनके अधीन थे, उनके अंडर में थे। अब दोस्तों 2012 के आसपास जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से उनकी सरकार घिरी हुई थी, नॉन परफॉर्मर थी, तब भी माना जा रहा था, कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल, साफ दिख रहा है आपको कि सरकार जाने वाली है। उस वक्त एक चीज़ तय थी कि बीजेपी कम बैक करेगी और कई लोगों के नाम थे 2012-13 में। आप यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर जंग, शीत युद्ध बड़ी तेजी से बढ़ा था। और अगर आप ये लिस्ट देखें, वो जो रेस थी उसमें सबसे बड़ा रोड़ा आपको नितिन गडकरी ही दिखेंगे, जो उस वक्त 2012-13 में, बल्कि 13 के स्टार्ट तक जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन आप एक बार लिस्ट देखिए उस वक्त 2012-13 की। जाहिर तौर पर इस रेस में एलके अडवाणी, आप कह सकते हैं 2009 में उम्मीदवार थे। वो चेयरमैन भी थे एनडीए के। दोनों राज्यसभा और लोकसभा एलके अडवाणी के भी अंडर थी, पार्टी भी उन्हीं के अंडर में थी। तो सबसे पहले तो रेस में वही सबसे आगे थे। उसके बाद नितिन गडकरी प्रेसिडेंट बीजेपी के, सुषमा स्वराज ये लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा की, ये भी उस रेस में थी। राजनाथ सिंह आप कह सकते हैं कि एमपी भी थे और फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट थे, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये भी दौड़ में थे। दौड़ में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात भी थे और इसी दौड़ में शिवराज सिंह चौहान और भी 2-3 थे जिसका मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन बाजी कहाँ पलट गई जब राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को लगने लगा कि बड़ा मुश्किल है, या तो सुषमा स्वराज या एलके अडवाणी या फिर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी, जिनके पीछे आरएसएस था क्योंकि वो नागपुर के रहने वाले थे। अरुण जेटली को लगा कि इस रेस में कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते। और ये वही दौर था जब शुराबुद्दीन और तमाम सीबीआई के केसेस में अमित शाह और नरेंद्र मोदी फंसे हुए थे। उस वक्त अरुण जेटली, राम माधव, मोहन भागवत, कुछ आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी, वो एक कैंप बन गए। और जेटली ने जैसे ही ज्वाइन किया नरेंद्र मोदी को, ना सिर्फ उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट और उन जांचों से निजात दिलाई, बल्कि इस रेस में भी आगे कर दिया अरुण जेटली ने। और यहीं पर नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस वक्त पर किसको दोस्त बनाना है। अब दोस्तों 2012 का सेकेंड हाफ और 2013 के आप कह सकते हैं शुरू के महीने बहुत क्रूशल, बहुत निर्णायक पीरियड था बीजेपी में, क्योंकि भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनने का समय करीब आ गया था। नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और आरएसएस चाहता था कि ये दोबारा ये बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, और कुछ और भी लोग पार्टी में चाहते थे और कुछ नियम बदलने थे। लेकिन तभी अचानक नितिन गडकरी पर उनकी कंपनियों को लेकर इनकम टैक्स इवेशन, इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी ने लगाए थे। हालांकि बाद में उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी, उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आए, क्लीन चिट मिल गई। लेकिन उस दौर में उन पर वो आरोप लगते रहे, ठंडे हो गए। और जैसे ही गडकरी का चुनने का दोबारा समय आया, अगर वो दोबारा चुने जाते, वो बीजेपी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो वही 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते। लेकिन एक ऐसी कहानी हुई कि दिल्ली की मीडिया में फिर से वो विवाद उठाया गया और चारों तरफ से गडकरी घिर गए और गडकरी ने इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और ऐसा कहा जाता है कि सारे खेल के पीछे गुजरात लॉबी थी। दिल्ली में एक बीजेपी का बड़ा नेता था जिसके मीडिया से बहुत अच्छे संबंध थे, और इसके पीछे एक कॉरपोरेट लॉबी थी। और बाद में इसी कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया।
इसी विषय पर विचार करने के लिए कि किसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अब मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार चुन लिए गए तो वो चाहते थे कि वो चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के भी चेयरमैन, वो भी उनके हाथ में आ जाए, यानी चुनाव का प्रचार भी उनके हाथ में आ जाए। आडवाणी जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति को आप दो पद, दो जिम्मेदारी ना दीजिए, आप उन्हें उम्मीदवार बनाइए और अभियान समिति जो है चुनाव कैंपेन कमेटी, इसका जो चेयरमैन है, इसका जो हेड है, वो आप नितिन गडकरी को बना दीजिए। और यहाँ पर मोदी अड़ गए, इतना अड़े कि उसने कहा हमें बनना ही नहीं। वो चाहते थे कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी उनके हाथ में रहे, सारा फंड्स उनके हाथ में रहे, सारा कैंपेन उनके हाथ में रहे। और आखिरकार राजनाथ ने उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, उम्मीदवार भी रहे वो प्राइम मिनिस्टर के। और धीरे धीरे गडकरी यहीं से हाशिए पे चले गए। हकीकत तो यह है कि अगर आरएसएस की थोड़ी बहुत बैकिंग ना होती तो 2013 में ही गडकरी निपटा दिए जाते। अब दोस्तों, पूरी कॉरपोरेट लॉबी, अंबानी, अडानी और फिर आरएसएस, वो सब का सब मोदी के पीछे खड़ा हुआ। और ये तारीफ़ करनी होगी कि मोदी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रशांत किशोर और अमित शाह जैसों के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। और आप कह सकते हैं कि नितिन गडकरी पूरी तरह साइडलाइन, हाशिए पर आ चुके थे। लेकिन नितिन गडकरी ने नागपुर के, क्योंकि वो वहाँ के नेता हैं, इसलिए उन्होंने अपना टिकट मैनेज किया, वो नागपुर से चुनाव लड़े और जीते। और फिर मंत्री उनको बनाना बिल्कुल तय था, क्योंकि भाजपा के वो पूर्व अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो शपथ उनको दिलाई गई। लेकिन जिस दिन शपथ हुई उसके 2 दिन के बाद नितिन गडकरी के दिल्ली के बंगले से बगिंग डिवाइसेस निकले। बगिंग डिवाइसेस मतलब जासूसी के उपकरण। मैं इस पेगासस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेगासस पहला वाला है, जहाँ बगिंग डिवाइसेस लगाए गए। और ये बगिंग डिवाइसेस बरामद हुए उनके घर से। खबर छपी, विवाद हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस बात को पलटने की कोशिश करी गई कि ये भाई इस सरकार का हाथ नहीं है, ये मोदी अमित शाह का हाथ नहीं है, इसमें अजीत डोभाल का मतलब नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम से पुरानी जो सरकार थी उन्होंने बगिंग डिवाइस लगा रखे थे। लेकिन आरएसएस ने फिर गडकरी को समझाया कि आप इसको इशू मत बनाइए, क्योंकि अभी सरकार नई है और ये जो लड़ाई है वो सड़क पर आ जाएगी। और गडकरी खून का घूंट पी के रह गए, चुप हो गए और बात टल गई। लेकिन कुछ ही महीने बाद नवंबर 2014 तक आते आते उनके हाथ से 2 मंत्रालय ले लिए गए, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं पर करने की शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों, अगर गडकरी की आप अप्रोच देखें, उनका जो एक विजन देखें, तो वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल की बात करते हैं, साइंटिफिक लाइंस पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो क्रिएट कर ही रहे हैं। लेकिन उनकी जो काबिलियत है, उसकी जो कदर है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में 7-8 साल में उतनी नहीं की गई। और शायद इसीलिए उनके मंत्रालय कम किए गए, जिम्मेदारियां कम की गई, कमेटियों से बाहर किया गया, बरकत रह गए। इसी तरह से अगर आप उनकी सोच देखें, पॉलिटिकल थॉट्स देखें, तो वो भी काफ़ी खुली है। जैसे नेहरू जी को लेकर मोदी जी का तंज या अमित शाह का तंज या संघ के पदाधिकारियों का तंज आपको दिखता है, वो कटाक्ष दिखता है। लेकिन अब जब बात गडकरी पर आती है, आप उनकी ट्वीट्स देखिए या आप उनके स्टेटमेंट देखिए, वो नेहरू की खुलकर तारीफ करते हैं। तो सिस्टम को सुधारने के लिए दूसरे की तरफ उंगली क्यों करते हो, अपने तरफ क्यों नहीं करते? कि कम से कम, जैसे मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश का हर व्यक्ति, देश के लिए एक प्रश्न है, एक समस्या है। कि मुझे उनके भाषण बहुत पसंद है।
तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि मैं देश के सामने समस्या नहीं हूं। और जिस वक्त मोदी जो उनके जो इर्द गिर्द जो नेता हैं वो नेहरू को की आलोचना कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं नेहरू पीछे लेकर भारत को, खासकर कश्मीर को लेकर या चीन को लेकर, उस वक्त एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट गडकरी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि दो ही आदर्श हैं, अटल और नेहरू, ये हिंदुस्तान के दो आदर्श हैं और इन दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं मर्यादाओं का पालन किया है। और गडकरी के इस बयान के बाद जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में या मोदी कैंप में खलबली मच गई। अब गडकरी के जो समर्थक हैं, उनके जो लॉयलिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि मोदी जी ने तो गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया। 2014 में भी चांस मिला था, 2019 में भी मिला था, लेकिन हर बार सूची से बाहर कर दिया मोदी ने। अब ये जो महाराष्ट्र की बात है, मुख्यमंत्री बनने की बात, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि देवेंद्र फडणवीस को क्यों बनाया, जो एक ज़माने में ट्रेनी थे गडकरी के जूनियर थे, गडकरी ने ही उन्हें बड़ा किया नागपुर में, उनको क्यों बना दिया और गडकरी को क्यों पीछे रखा। इसके पीछे वजह यह है कि मुंबई देश की आर्थिक कैपिटल है और 90% कॉरपोरेट बॉम्बे में है और उसके बड़े अच्छे संपर्क होते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों कॉरपोरेट इम्पॉर्टेंट है हिंदुस्तान की आज की राजनीति में। और अगर आप देखें कुछ लोगों ने जो राजनीति पर पकड़ जमाई है उसकी वजह कॉरपोरेट था। जैसे शरद पवार की जो ताकत है वो कॉरपोरेट लॉबी से है। प्रफुल्ल पटेल, ये भी एक आप कह सकते हैं कि शरद पवार के खास हैं और कॉरपोरेट लॉबी की वजह से जानते हैं। अहमद पटेल जो अब नहीं रहे, अंबानी के बहुत क्लोज थे, अडानी के भी क्लोज थे और बड़े औद्योगिक घरानों के क्लोज थे। और जब तक अहमद पटेल रहे कांग्रेस को फंड्स की कमी नहीं हुई। और शायद बीजेपी से जो पहले शख्स थे, जो नेता थे, जो कॉरपोरेट फंड्स लेके आए अटल और अडवाणी के लिए, वो प्रमोद महाजन थे। और पहली बार रिलायंस ने फंडिंग प्रमोद महाजन के ज़रिए करी और भी बड़े कॉरपोरेट्स ने, चाहे वो टाटा हो, फंड्स जो है वो प्रमोद महाजन बड़े पैमाने पर लेके आए। और प्रमोद महाजन के जाने के बाद ये जगह खाली हो गई थी। और इसी आप कह सकते हैं फेरिस्त में नितिन गडकरी भी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका हस्तक्षेप रहा है और वो कॉरपोरेट के क्लोज हैं। लेकिन आज की तारीख में 2014 के बाद या उसके आसपास जो टॉप पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि अमित शाह और पीयूष गोयल के पास है। और ये सच है कि अंबानी हो, अडानी हो या कॉरपोरेट हो या जो कॉरपोरेट चंदा हो, इनके बिना आज चुनाव नहीं जीते जाते, क्योंकि पिछले 10 सालों में चुनाव सच में बहुत महंगे हो गए। क्या इस सरकार में शाह की तरह नितिन गडकरी को काम करने की पूरी छूट है? जवाब है शायद नहीं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज़ को छोड़कर प्रधानमंत्री कार्यालय मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको आज़ादी नहीं दी है, कम से कम गवर्नेंस की जहाँ तक बात है। और अगर आप इन्वेस्टिगेटिव मैगज़ीन कैरावान देखेंगे और उसने कवर स्टोरी नितिन गडकरी पर करी, उस कवर स्टोरी में कैरावान ने लिखा अपनी स्टोरी में कि मोदी ने जब 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू में जब 3 बड़े प्रोजेक्ट खारिज कर दिए, रिजेक्ट कर दिए गडकरी के, तो गडकरी बड़े मायूस हुए। और फिर उनकी 2 विदेश यात्राएं थी जिसके लिए उनको परमिशन लेनी थी प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन नहीं दी। फिर चौथी फाइल जब उनकी रिजेक्ट हुई तो गडकरी झुंझला गए, हालांकि वो झुंझलाते नहीं हैं। और फिर उन्होंने आरएसएस के एक बड़े लीडर से कहा नागपुर में कि भाई अगर इस तरह से काम चलेगा तो बेहतर है मैं रिज़ाइन कर दूँ। अब गडकरी जैसा कद्दावर नेता अगर वो रिज़ाइन कर दे, एक खामखा एक कंट्रोवर्सी, विवाद, और फिर आरएसएस ने मोदी और गडकरी के बीच में एक तरह कह सकते हैं समझौता या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करी, मेलजोल कराया। और फिर ये तय हुआ कि साहब जो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। लेकिन गडकरी चाहते थे कि उनको रेलवेज़ मिले, क्योंकि रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद पीयूष गोयल के बाद उनको रेलवे मिलेगा पिछले साल 2021 में।
लेकिन हुआ क्या कि गडकरी का एक और डिपार्टमेंट एमएसएमई वो छीन लिया गया और रेलवे एक बहुत ही यंग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अश्वनी वैष्णव उनको दे दिया गया और एक बहुत बड़ा झटका था गडकरी के लिए। अब कुछ दिन पहले लोकमत टाइम्स एक अखबार ने एक स्टोरी करी जिस स्टोरी में जिक्र था बिना नाम लिए नितिन गडकरी का कि कहीं ना कहीं सरकार में, इस बीजेपी सरकार में जो बगावत है वो बढ़ रही है और नितिन गडकरी के खेमे में तमाम सांसद इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि मैं उस स्टोरी में थोड़ा सा स्पेकुलेटिव थी, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात सही है कि गडकरी हों या सुब्रमण्यम स्वामी हों या वरुण गांधी हों या मेनका गांधी हों या रविशंकर प्रसाद, तो कई ऐसे नेता हैं अगर आप उनसे अकेले में मिलेंगे तो ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ये हिंट करेंगे ये कि पार्टी में जो डेमोक्रेसी होती थी अटल जी के टाइम पे या अडवाणी जी के टाइम पे, वो डेमोक्रेसी अब नहीं, क्योंकि पार्टी एक कॉरपोरेट की तरह चलती है। और अगर आप ये चार्ट देखें कि मोदी को उनका मानना है कि वो एक चेयरमैन की तरह रहते हैं और फुल टाइम सीईओ हैं, उसमें अमित शाह हैं और इस फुल टाइम सीईओ के नीचे आप देख सकते हैं कई मैनेजर्स हैं, मंत्री नहीं बल्कि मैनेजर्स हैं, जो इनको असाइन किया जाता है वही ये काम करते हैं। असाइनमेंट के बियॉन्ड इनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं। जैसे आप पीयूष गोयल देख लीजिए, कॉमर्स देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी आप कह सकते हैं मैन फ्राइडे हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, चुनाव में ड्यूटी लगा दी, या कभी जब ये पेट्रोलियम थे तो पेट्रोल क्राइसिस देख रहे थे, आज की तारीख में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सीतारमन के बारे में, निर्मला सीतारमन के बारे में क्या कहूँ, आपको पता ही है। फिर अनुराग ठाकुर नए जुड़े हैं क्योंकि इन्होंने अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई में एडजस्ट कराया। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका होल्ड है, तो ये बहुत ख़ास हैं आजकल सीईओ साहब की टीम में। फिर अश्वनी, जैसा मैंने नाम लिया, नए रेल मंत्री ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद हरदीप पुरी हैं और कुछ और ब्यूरोक्रेट्स जो मंत्री हैं। ये एक आप कह सकते हैं मैनेजरियल वर्कर्स हैं और ये उस ज़माने के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं जहाँ पर अटल जी के टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे और जसवंत सिंह हुआ करते थे और यशवंत सिन्हा हुआ करते थे और मुरली मनोहर जोशी थे और अडवाणी जी थे और सुषमा स्वराज। उस तरह का ये मंत्रिमंडल नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये टीम मोदी कह सकते हैं और जिसके सीईओ जो हैं वो अमित शाह हैं। और इनका जो फोकस है, इस टीम का जो फोकस है वो इलेक्टोरल विक्ट्री पर है। किस तरह से हर चुनाव को जीतना, वो चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव ही क्यों ना हो, वो चाहे एमएलसी का चुनाव ही क्यों हो, वो चाहे त्रिपुरा का चुनाव क्यों ना हो और वो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव, सारी ताकत झोंक देनी। और प्रधानमंत्री आप देखते हैं कि वो 2-2, 3-3 दिन तक कैंप करते हैं, रोड शो करते हैं बनारस की गलियों में। तो एक इलेक्टोरल फोकस है और मोदी जी को लगता है कि जब तक ये जीत है तब तक ये टीम है, और जैसे ही वो हारे, जैसे ही वो स्लाइड किए, तो पार्टी के अंदर जो आप कह सकते हैं जो एक तानाशाही है या जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि मोदी की जो ताकत है वो जानते हैं। जब तक ये संख्या बल है संसद में, ये जो नंबर गेम है, अगर जब तक उसमें वो आगे हैं, उनकी ताकत रहेगी और उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चलती रहेगी। अब दोस्तों, एक बात तो मोदी और शाह जानते हैं कि जब तक चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा का क्यों ना हो, चाहे वो उत्तराखंड का क्यों ना हो, चाहे वो गोवा का क्यों ना हो, जब तक ये वो चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं, राज्यसभा में संख्या बल बीजेपी के फेवर में जा रही है, तब तक आरएसएस भी उनके साथ है और तब तक आरएसएस का कुछ एजेंडा वो लागू कर सकते हैं। कॉरपोरेट भी उनके साथ है और उनके साथ पार्टी भी है, कार्यकर्ता भी है। लेकिन अगर जहाँ हार हुई तो वहाँ चाहे वो गडकरी हों, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों, प्रखर मुकर, मेनका गांधी, वरुण गांधी और तमाम लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं और फिर एक क्रैकडाउन शुरू हो सकता है और ये जो किला है ये दरक सकता है। तो इसलिए चुनाव जीतना सबसे ज़रूरी, इलेक्टोरल फोकस आप कह सकते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की तरक्की पर, चीन के साथ कंपटीशन करने पर, हिमालय के उस पार ड्रैगन से भिड़ने के लिए जो ताकत और ऊर्जा चाहिए, उधर फोकस कम होता जा रहा है, जिसकी एक बहुत ज़रूरत है, जिस तरह से बेरोज़गार देश में बढ़ रहे हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि सरकार पर फोकस कम है, चुनाव पे फोकस ज़्यादा है और ज़ाहिर तौर पर इतनी बड़ी सरकार, सबसे बड़ी, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी आबादी,
अफसर जो हैं, नज़दीकी अफसर, और वो भी अफसर जो लॉयलिस्ट हैं, लो प्रोफाइल ऑफिसर्स, कोई मेरिट पे अफसर नहीं चुने जाते हैं, वो अफसर पर ज़्यादातर जिम्मेदारी छोड़ दी है और उनको भी बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई है। इसके वजह से फैसलों में देरी होती है, कभी कभी गवर्नर अपॉइंट नहीं होते, बहुत से मंत्रालयों में सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं होते हैं, बीएसएफ में, सीबीआई में जो डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, उसमें बड़ी देरी हो जाती है क्योंकि सारा काम सेंट्रलाइज्ड है 2-3 लोगों में। ये एक दिक्कत है। और अर्थव्यवस्था है वो दक्षता के साथ, ये कुशल नीति चाहिए, उसका असर आपको दिख रहा है। उस पर क्या कहें, उत्पादन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान को एक कह सकते हैं बहुत आगे ले जाते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वच्छ भारत ढह गया एक तरह से, पूरी तरह से अगर आप देखें। और चीन से जो प्रतिस्पर्धा थी, जो एक्चुअल हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, हमारी जो फाइट है, वो चीन से और किसी से नहीं है। हम बहुत पिछड़ गए, बहुत पीछे चले गए। और यहाँ पर जो एक नेशनलिज्म होता है वो बहुत टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमें चीन को सबक सिखाना है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। हद तो ये कि फ़ौज सामने खड़ी हुई है। बहरहाल, तो ये सब कारण हैं जहाँ पर देश चुनाव तो जीत रहा है, पार्टी चुनाव तो जीत रही है, लेकिन देश नहीं जीत रहा है। अब दोस्तों, आपने देखा कि मोदी और शाह का जो इलेक्टोरल पॉलिसी है, इलेक्टोरल फोकस है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपने देखे। और यहीं पर जो आरएसएस हो या बीजेपी हो या इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो देश के बारे में सोचते हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, उनका ये मानना है कि ठीक है, पार्टी जो भी है टेन्योर पूरा करेगी और हो सकता है आगे जीते भी, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए। हम चीन से जो रेस है 21st सेंचुरी की, जो अडवाणी कहते थे कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड एशिया मीन्स इंडिया एंड चाइना, वो रेस हम बहुत पिछड़ रहे, बहुत पीछे चले गए। वहाँ पर गडकरी जो है वो कुछ एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसलिए कुछ लोगों की राय है कि जो गोल्डन पाथ हो सकता है मोदी 2.0 के लिए, वो ये होता कि मोदी जो हैं वो शीर्ष पर रहें। कुछ अच्छाइयाँ उसमें हो सकती हैं कि भाई डिसिप्लिन करते हैं, तो वो सरकार देखें, संगठन देखें, नीतियाँ देखें। और गडकरी जो हैं वो इकोनॉमिक फ्रंट पर उनको जिम्मेदारी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, कि किस तरह से आप जीडीपी बढ़ा सकते हैं। वो जो एंटरप्रेन्योर की एक स्किल है उनके अंदर, वो जो एक विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें वो लगाम, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, हैवी इंडस्ट्री हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे, ये जो महकमे हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहाँ कहीं ना कहीं गडकरी डिसीजन लें। और अमित शाह जो हैं वो क्योंकि जीत रहे हैं, और जीत के आगे मैंने कहा दुनिया झुकती है, तो उनको इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी और चुनाव की रणनीति वो संभालें। जब तक जीत रहे हैं तब तक उनको सेहरा उन्हीं को पहनाएं और ये काम उनको दें। अब दोस्तों, जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि अगर ये स्थिति हो कि जहां मोदी जो हैं वो शीर्ष पर रहें, संगठन और सरकार, प्रधानमंत्री रहें, लेकिन नंबर 2 की भूमिका में, गवर्नेंस में, जहां तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, आर्थिक मोर्चे की बात है, रिफॉर्म्स की बात है, इंडस्ट्री की बात है, एक्सपोर्ट्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, प्रोडक्शन की बात है, ये जिम्मेदारी जो है वो गडकरी जैसे एक एंटरप्रेन्योर को दी जाए, एंटरप्रेन्योर पॉलिटिशियन को दी जाए। और चुनाव की जहाँ तक बात है वो अमित शाह को उसकी बागडोर दी जाए। तो ये एक बहुत गोल्डन सिचुएशन पार्टी के लिए हो सकती है, मोदी सरकार के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक दूसरा पहलू है जो मोदी की लॉबी सोचती है कि अगर ये मौका दे दिया जाए तो देश का भला तो होगा, लेकिन अगर गडकरी ने परफॉर्म कर दिया, अगर वाकई उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया, इकॉनमी को पटरी पर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़बरदस्त रफ्तार के साथ क्रिएट कर दिया, तो 2024 में फिर क्या होगा अगर बीजेपी जीतती है? तो जिसका डर था, जिस शक से डर था 2014 में, वो फिर 2024 में मिल जाएगा। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी से घबराते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड सुपर सीरीज़ वीडियो में, और आप कह सकते हैं एक बिग न्यूज़ के साथ हम आए और कोशिश करी कि उसको इन्वेस्टिगेट करने की, भीतर की बातें जो हैं सरकार की उसको बाहर लाने की कोशिश करी। और ये जो टसल है उस पर भी मैंने फोकस किया, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ। सारे फैक्ट तो मैं नहीं रख पाया इतने कम समय में, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको एक व्यू दूं कि सरकार कहाँ पर खड़ी है और सरकार के भीतर क्या है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, क्या कमियां रह गई, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए मुझे। और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाऊं अपनी पूरी टीम के साथ, वो आप ज़रूर सजेस्ट करें। और हाँ, एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुंचाएं, सो दैट एक अवेयरनेस उनको हो, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो। क्योंकि मैंने कोशिश करी सहजता से एक चीज़ को समझाने की, आसानी से, ग्राफिक्स के साथ, तथ्यों के साथ। तो आज बस मैं इतना ही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, और अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ दीजिए। इस आवाज़ को, जो आपकी आवाज़ है, सच जानने का अधिकार आपको है, आप ही के लिए मैं ये सच लेके आता हूँ। और आसान नहीं है, क्योंकि ये वाकई मैं कह रहा हूँ कि ये किस्सा गोई नहीं है, ये देश की एक बड़ी ज़बरदस्त सत्ता है जो मीडिया को कुछ लिखने नहीं देती। इन सब बैरियर्स के बावजूद मैं आता हूँ, आपसे मुखातिब होता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को आगे पहुँचाइए। आज बस इतना ही, बस मैं आपसे कहूँगा नमस्कार।